नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 30 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सब लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग प्रॉपर टेस्ट दे रहे होंगे। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि भाई आप लोग बताइए, जो लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं कैसी आप लोग की रैंक आ रही है, कितना आप लोग का टेस्ट के दौरान जो एनालाइज कर रहे हैं, कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। ये सारी चीजें मैंने आपसे बोली थी कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोग बताइए भाई कौन लोग टेस्ट दे रहे हैं, कैसी आप लोग की रैंक आ रही है, कितना आप लोग का स्कोर हो रहा है। तो ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि देखिए, जब भी हम करंट जो है पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे है वो मैपिंग करना। तो जो भी कंट्रीज इन न्यूज है वो सारी चीजों का प्रॉपर मैपिंग करिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो आधे आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे मैप के थ्रू। तो आप मुझे ये भी बताइए कि भाई प्रॉपर एटलस को कौन फॉलो कर रहा है, कितने लोग रेगुलर एटलस देख रहे हैं, जो भी कंट्री जो न्यूज में रहती है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उनको प्रॉपर कौन देखता है। सारी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोग मुझे बताइए कि एक्चुअली आप लोग की डेली की जो दिनचर्या है वो कैसी है, आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। चलिए आते हैं सेशन पे। उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास में आते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग को रिकॉर्ड 138 दिनों में खोल दिया है। देखिए, वो बर्फ से जमी हुई वो नेशनल हाईवे था और उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ठीक है। और मतलब देखा रिकॉर्ड समय के अंदर 138 दिनों में इसको खोल दिया गया है बीआरओ के द्वारा, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये कौन सी नेशनल हाईवे है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, नेशनल हाईवे 3। और देखिए, जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करती हूँ तो कोशिश क्या करिए आप लोग साथ में आंसर देने का और उससे भी ज्यादा सेशन को शेयर करने का भी थोड़ा सा कोशिश क्या करिए थोड़ा सा। चलिए अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सीमा सड़क संगठन की बीआरओ के बारे में बात किया जाए तो इसने देखा जाए रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण है, कौन सी? नेशनल हाईवे दोस्तों NH3। और नेशनल हाईवे किस, लेह और मनाली को जोड़ने वाली ये जो है राजमार्ग है NH3। और इसको 25 मार्च 2023 को मात्र 138 दिनों के अंदर जो है रिकॉर्ड समय में इसको खोल दिया गया है बीआरओ के द्वारा, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 3 जो है लेह को मनाली से जोड़ती है, ठीक है, लद्दाख यानी कि हिमाचल प्रदेश के बीच में है। और इसमें काफी ज्यादा इस मौसम में बर्फ देखिए लग जाती है, उसको हटा करके प्रॉपर उस रोड पर, उस हाईवे पे आवाजाही जो है स्टार्ट की गई है। इसकी बात करें, यह राजमार्ग देखिए विकल्प के तौर पे देखा जाता है। किस राजमार्ग के? तो यहाँ पे श्रीनगर, कारगिल और लेह जो राजमार्ग है उसी के इस विकल्प के तौर पर ये देखा जाता है। और ये लद्दाख को मनाली से, ठीक है, लद्दाख को मनाली के शेष भारत से ये जोड़ता है नेशनल हाईवे 3, ठीक है। यहाँ देखिए 2 परियोजना हमें सुनने को मिलेगी और इस परियोजना के जो है प्रमुख यहाँ पे बात करते हैं। तो एक देखिए हिमांक परियोजना है और इसके मुख्य इंजीनियर जो है ब्रिगेडियर गौरव कार्की। और एक दिव्यक जो है दीपक परियोजना है, इसके जो मुख्य इंजीनियर है कर्नल विशाल गुलेरिया। इन्होंने इस मार्ग से जो है, इस राजमार्ग से बर्फ ढकी थी वो पूरा हटाए जाने की और इसे खोलने की घोषणा इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। जो लेह और मनाली जो राजमार्ग है, इसको जो इसमें बर्फ है इसको साफ करना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती का कार्य था। तो इसके लिए देखा जाए सीमा सड़क जो संगठन है उसने एक अभियान चलाया था, ठीक है, हिमांक परियोजना, ठीक है। तो इस चुनौतीपूर्ण अभियान को लद्दाख में हिमांक परियोजना और हिमाचल प्रदेश में दीपक परियोजना के अंतर्गत जो है इसको साथ साथ में पूरा किया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो इस राजमार्ग को जो है पूरे बर्फ से जो ढका था इसको साफ कर दिया गया मात्र 38 दिनों में, ठीक है, बीआरओ के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि संस्कृत मंत्रालय द्वारा किस राज्य में बितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ये द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर है और नाम है वितस्ता। देखिए वितस्ता जो है ये झेलम नदी जो है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में बहने, यहाँ पे माफ करें, कश्मीर से निकल के जो पाकिस्तान की तरफ जाती है झेलम नदी, उसी का ये प्राचीन नाम है वितस्ता। और यहाँ पे देख फेस्टिवल ऑफ द कश्मीर बनाया गया, यानी कि जो भारत है, जो लोग हैं, उनको कश्मीर के बारे में बताने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और ये इसका दूसरा संस्करण है जो कि महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया गया। और महाराष्ट्र में भी दोस्तों कहा तो पुणे में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी की कड़ी के रूप में देखा जाए तो 31 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक, यानी कि इस महोत्सव का आयोजन कल शुरू होगा और ये 2 अप्रैल तक चलेगा। कहाँ पे दोस्तों? तो महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया जा रहा है। नाम क्या है? वितस्ता द फेस्टिवल ऑफ
कश्मीर, ठीक है। और ये इसका दूसरा संस्करण है। इसका आयोजन जो किया जा रहा है, देखिए किसके द्वारा किया जा रहा है, तो केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। किसकी किसके साझेदारी में दोस्तों, तो MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय, तो इनके सहयोग से जो है केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के द्वारा पुणे में वितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, कश्मीर के बारे में बताना। तो पूरे देश को, ठीक है, जो कश्मीर की महान संस्कृति रही है, जो विरासत है कश्मीर की, जो विविधता है, जो उसकी वहां की विशिष्टता है, उससे पूरे देश के लोगों को क्या करना, परिचित कराना, उसके बारे में बताना। विशेषकर, ठीक है, विशेष रूप से उन देशवासियों को जो अभी तक कश्मीर की यात्रा नहीं किए हैं, इस पावन धारा पे जो है वो अभी तक नहीं गए हैं, उनको विशेषकर इस पवित्र धरती के बारे में लोगों को बताना, ये इस फेस्टिवल का बेसिकली उद्देश्य है। अगर हम बात करें इस नदी के बारे में, वितस्ता, जो कि हमने क्या बताया कि ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। झेलम आप लोगों ने देखा ही, जानते हैं। तो झेलम महोत्सव जो है, इस महोत्सव की बात करें तो ये वितस्ता नदी से जुड़ी लोक मान्यताओं के इर्द गिर्द घूमता है। इसे वैदिक काल में बेहद पवित्र जो है माना जाता था। इससे नदी को बेहद पवित्र माना जाता था। इसका उल्लेख देखिए बहुत सारे यहाँ पे पुराणों में भी या ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैसे कि इसका उल्लेख हमें यहाँ पे देखा जाए नीलमत पुराण में, वितस्ता महामाया में, हर्ष चरित्र, ठीक है, चिंतामणि, हरचरिता चिंतामणि में, राज तरंगी जैसे जो महान ग्रंथ है उसमें भी हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है इस नदी के बारे में कि ये पूजनीय नदी की जो निर्मल धाराएं हैं, ये मानव स्वभाव के सभी अपकृतियों का नाश कर देती है। अगर मानव स्वभाव में किसी तरह की अपकृति है, कोई बुराई है, तो कहा जाता है इस नदी, ये जो पवित्र नदी है, जिसका उल्लेख हमें बड़े बड़े ग्रंथों में भी देखने को मिल रहा है, पुराणों में भी देखने को मिल रहा है। इस नदी से जो है उस मानव व्यक्ति में जो कुछ भी अगर बुराइयां हैं वो नाश हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब आप मुझे बताइए कि झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, कहाँ से झेलम नदी निकलती है, कहाँ से किन किन राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर के गुजरती है, और ये कहाँ जो है आखिरी में अपने पानी को मिला देती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आइए थोड़ा सा कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं जो महाराष्ट्र से रिलेटेड इन न्यूज में थी। जैसे कि दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा होगा, तो ये होगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि वहां की सरकार जो है एक अलग से दिव्यांग विभाग स्थापित करेगी, और ऐसा करने वाला जो है महाराष्ट्र पहला राज्य होगा। वहीं देखा जब विश्व स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण आयोजित किया गया दोस्तों, ये किया गया था महाराष्ट्र में, किया गया था फरवरी 2023 में किया गया था। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में देख लें। देखिए महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, और आप मुझे बताएंगे कि मुंबई जो है वो किस द्वीप पर स्थित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ के गवर्नर देखिए नए गवर्नर बने हैं रमेश बैस, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो है एकनाथ शिंदे। यहाँ पे अगर हम वाइस चीफ मिनिस्टर की बात करें यानी कि उप मुख्यमंत्री की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस, जो आपका देखा जाए फडणवीस जो है वो यहाँ के उप मुख्यमंत्री है। विधायिका की बात किया जाए तो यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि यहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधान परिषद की बात किया जाए तो यहाँ पे 78 सीटें हैं, वहीं विधानसभा में इसकी 288 सीटें हैं। यहाँ पे संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में जो है महाराष्ट्र की 19 सीटें हैं और लोकसभा में 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की। तो ये कुछ महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि फारस की खाड़ी में स्थित सिन्याह द्वीप, ठीक है, सिन्याह द्वीप सबसे पुराने मोतियों के शहर की खोज की गई है, ठीक है। यह द्वीप कहाँ स्थित है, तो देखिए यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है सिन्याह द्वीप, ठीक है, और इस द्वीप से सबसे पुराने मोतियों के शहर को खोजा गया है। और यह द्वीप कहाँ स्थित है, किस देश से संबंधित है, तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं सऊदी अरब, कुवैत, यूएई या फिर यमन। तो ये मध्य एशिया से संबंधित ये देश है, और चूंकि भारत की खाड़ी में स्थित ये सिन्याही द्वीप है और ये स्थित है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित ये द्वीप है। और ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में देखा जाए जो पूरा तत्वविद थे उनकी एक टीम ने फारस की खाड़ी, ध्यान रखिएगा ये फारस की खाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखा जाए तो आप देखने को मिलेगा क्या दोस्तों कि स्थित ये सिन्याई द्वीप पर एक अविश्वसनीय खोज किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
खोज किया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख लीजिए यूएई है और यहाँ पे आपको ये जो है सीनाई आइलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ पर्सिया जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं, और ये गल्फ ऑफ ओमान है और यहीं पे जो है स्थित है, ये यूएई से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्षेत्र में उन्होंने सबसे पुराने मोतियों का शहर ढूंढा है। ध्यान रखिएगा, मोतियों का शहर है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा बहरीन जो है, ठीक है, यही पे एक छोटा सा एक देश है बहरीन, जो कि कहा जाता है मोतियों का देश। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भाई मोतियों का देश कौन सा, बहरीन है। और ये क्षेत्र यहाँ पे जो है मोतियों के बहुत जो है मोतियों के व्यापार के लिए जाने जाता था ये क्षेत्र अपने प्राचीन समय में। और यह खोज देखा जाए जो की गई है पुरातत्वविदों के द्वारा, तो वहां पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है अल कुवैन के अमीरात से स्थित द्वीप पर जो है वो किया गया। अमीरात में ये स्थित द्वीप है, इसी पे इस सबसे पुराने प्राचीन मोतियों के शहर की खोज की गई है। और माना जा रहा है ये जो द्वीप है, ठीक है, अल कुवैन द्वीप, ये लगभग दुबई से कितने किलोमीटर दूर है, लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फारस की खाड़ी का क्षेत्र है दोस्तों, ये बहुत समय से एक तरीके से माना जाता था, ये मोतियों के काम के लिए बहुत समय से जाना जाता है। अगर आप देखिए हड़प्पा सभ्यता में भी हम लोगों ने इसके बारे में सुना है, व्यापार होता था। ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे वहां पे भी यहाँ पे मोतियों का व्यापार होता था। तो हमें इसके बारे में बहुत ही प्राचीन समय जो है, प्राचीन सदियों से ये काम करे आ रहे हैं यहाँ पे मोतियों का। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, जो समुद्र की मोतियां जो होती हैं, ये देखा जाए ये जो निकाली गई मोतियां होती है बहुत ही बेशकीमती ये मोतियां होती हैं। इनका कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि मुद्रा करेंसी के रूप में किया जाता था, आभूषण के रूप में किया जाता था, और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रूप में इन जो है समुद्र से निकाली गई मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मिला है, ये जो शहर मिला है सिनाई द्वीप पर, जो नया खोजा गया मोतियों का शहर है, ये माना जा रहा है लगभग 700 ईस्वी पूर्व का ये समय माना जा रहा है। तो काफी पुराना ये समय माना जा रहा है और इसे जो है फारस की खाड़ी क्षेत्र में सबसे पुराना मोतियों का शहर जो है ये बनाता है, जिस कारण से ये जो फारस की खाड़ी में स्थित सबसे पुराना मोतियों का शहर अभी तक की खोज में ये माना जा रहा है, ये जो सिनाई द्वीप पर मिला हुआ मोतियों का शहर है। ठीक है, माना जाता है कि यह शहर जो है उस समय व्यापार, संस्कृति, वाणिज्य का एक हलचल भरा केंद्र था और यह संचालन में था। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया, आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो ये क्षेत्र जो है व्यापार के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता था, व्यापार वगैरह भी होता था, और हमें इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। तो माना जाता था कि यहाँ पे काफी बड़े संख्या में व्यापार वगैरह होता था। ठीक है, आइए कुछ और भी देख लेते हैं। तो आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट मैपिंग हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने बात किया यूएई की। दोस्तों यूएई की बात किया जाए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात किया जाए तो देखिए इसके बीचों बीच से जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है और यहाँ पे जो इसकी राजधानी है वो है अबू धाबी। अबू धाबी जो कि पर्शियन गल्फ में स्थित है, इसकी राजधानी है। और अगर हम इसकी बात करें, इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो है दुबई। ठीक है, बहुत से लोगों का ड्रीम होता है दुबई घूमना, आप लोगों में से भी किसी का होगा। जल्दी से आप लोग सिलेक्शन लीजिए, जाइए देखिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं ये किन किन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, तो हम चलिए वेस्ट की तरफ से देखते हैं। तो सऊदी अरब से अपनी सीमा को साझा करता है और इधर से देखें तो ये ओमान से, और ओमान से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल नॉर्थ पिक जो है इसके ओमान है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, हार्मूज की, ठीक है, जिसे हम ऑयल स्ट्रेट के भी नाम से जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बात किया जाए दोस्तों तो ये देखिए दो जल संधियों को जोड़ता है, जो है दो जल धाराओं को, कौन कौन सी, पर्शियन गल्फ को और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान को। किसको अलग करता है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ईरान है और यहाँ पे देख रहे हैं ओमान है, ओमान और ईरान को अलग करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बारे में भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में मैपिंग। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा और भी चीजें जो यूएई में रही हैं अभी चर्चा में। तो 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था दोस्तों, ये दुबई में किया गया था। दुबई जो कि यूएई का सबसे बड़ा शहर। ठीक है, तो 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन। वही बात करें हम, पहला होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ किया गया, दुबई में किया गया। वही देखा जाए एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण आयोजित किया गया दोस्तों, अभी हाल ही में किया गया, 2 दिन पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, दुबई में किया गया है। ठीक है, तो ये यूएई से रिलेटेड या फिर दुबई से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जहां से पूरी पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के पूछे जाने की। आइए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि वेब इंडिया 2 मिशन के कितने उपग्रहों का इसरो के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल परीक्षण किया गया। तो ध्यान रखिएगा, वेब
इंडिया 2 मिशन है, इसके तहत अभी हाल ही में इसरो ने सतीश धवन इसमें जो है अंतरिक्ष केंद्र से एक सफल प्रक्षेपण किया है। तो कितने जो है उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है इसरो के द्वारा जो है वेब इंडिया मिशन 2 के तहत? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है डी है 36। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसरो जो कि भारत की अंतरिक्ष संस्था है, ये क्या नाम है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसरो। और इसने भी 26 मार्च को, ध्यान रखिएगा 26 मार्च को ही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, किसको लॉन्च किया है दोस्तों? तो यहाँ पे LVM यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, मार्क 3 माफ करिएगा, मार्क 3 रॉकेट को लॉन्च किया गया। कहां से किया गया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें वेब जो है ये वन वेब इंडिया मिशन है, इसके बारे में देख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, वन वेब इंडिया 2 जो है ये मिशन, इसी मिशन के तहत ये ध्यान लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के 36 उपग्रहों को लो ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया है। तो किसके जो है एक तरीके से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसके उपग्रहों को लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये यूके का जो एक नेटवर्क है, नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड, उसी के 36 उपग्रहों को इसने लो अर्थ ऑर्बिट LEO में तैनात किया, लगभग 500 किलोमीटर, पृथ्वी से 500 किलोमीटर के रेंज में। ठीक है, यहाँ पे वन वेब ग्रुप की बात किया जाए, जो वन वेब ग्रुप कंपनी है, इससे ध्यान रखिएगा 72 उपग्रहों, 72 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए देखिए इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है, कॉमर्शियल जो ब्रांच है, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसरो की जो कॉमर्शियल ब्रांच है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और इसी के साथ समझौता किया है किसने? वन वेब ग्रुप कंपनी ने, कि ये दोनों मिलकर के जो इसरो की जो इसरो है वो क्या करेगा? 72 उपग्रहों को LEO में लॉन्च करेगा, लो अर्थ ऑर्बिट पे लॉन्च करेगा। और इसी के तहत ये 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की जो है ये अपनी तरह की छठी सब जो है सफल उड़ान है, ये छठी उड़ान थी, इसकी सफल उड़ान थी। और इस वाहन में जो है उड़ान में रॉकेट ने देखिए वन वेब ग्रुप कंपनी से संबंधित कितने उपग्रहों को? 36 उपग्रहों को कितने डिग्री पे? तो 87.4 डिग्री झुकाव के साथ उनकी इच्छित 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया है। बताया ना, 500 किलोमीटर तक की रेंज का जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट माना जाता है। यहाँ पे इसरो ने बात करें इस मिशन को जो है क्या नाम दिया है? तो इस मिशन को LVM-3, ठीक है, वन वेब इंडिया 2 नाम दिया है। यहाँ पे LVM-3 की बात करें तो ये इसरो का सबसे भारी भरकम प्रक्षेपण यान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे भारी भरकम जो है प्रक्षेपण यान है LVM-3, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये अब तक 5 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। इससे पहले देखा जाए LVM को पहले किस रूप में जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 जो है इस नाम से जाना जाता था। और इसकी बात करें तो ये वन वेब अंतरिक्ष से संचालित एक वैश्विक संचार नेटवर्क है, वन वेब, ठीक है, और जो सरकारों और व्यवसायों के लिए कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भाई रामसर स्थल थे उस राज्य में जिसका देखा जाए उसका केयर नहीं किया गया, ठीक है, और जिस कारण से NGT ने उस राज्य सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है पनिशमेंट के तौर रूप में। और ये राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल है। तो आइए देखते हैं कौन से वो रामसर साइट थे। तो देखिए अभी नई दिल्ली का में स्थित है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसकी जो प्रधान पीठ ने देखा जाए तो रामसर साइटों के रूप में सूचीबद्ध वेबनाड और अष्टमुडी, ध्यान रखिएगा वेबनाड और अष्टमुडी झील जो है ये केरल में स्थित है, और ये केरल की रामसर साइट है। 3 रामसर साइट है जिसमें से वेबनाड और अष्टमुडी में
अंधाधुंध जो प्रदूषण होता था, वहां पे एक तरीके से कूड़ों को डंप कर दिया जाता था पूरी तरीके से। तो वहां पे देखिए उसकी जब जांच की गई तो ये पाया गया कि भाई ये जो रामसर साइट है इसके किसी भी तरह से प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास नहीं किया गया। तो उस जांच में ये क्षेत्र विफल हो गया, जिसके कारण से एनजीटी ने क्या किया कि भाई केरल राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का क्या कर दिया, जुर्माना लगा दिया कि भाई तुम्हारा ये क्षेत्र है इसकी तुम साफ सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये अवैध कचरा डंपिंग बहुत ज्यादा जो है अवैध तरीके से यहाँ पे कचरा डंप किया जाता था और से प्रभावित वेबनाड और अष्टमुड़ी झीलों की सुरक्षा के लिए वैधानिक और प्रशासनिक अधिकारियों की विफलता का आरोप लगाने के लिए एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा गया। ठीक है, तो एक याचिका डाली गई थी और फिर उसके बाद जिस तरीके से जो वैधानिक जो संस्था है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो यहाँ पे जो है एक तरीके से उन पे प्रश्न चिन्ह था कि भाई ये जो क्षेत्र है इस पे जो अवैध तरीके से कचरे का डंपिंग किया जा रहा है, उसकी वजह से ये झीलें प्रभावित हो रही है। उसी याचिका के उत्तर में ये बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वेबनाड। देखिए वेबनाड जो है ना, ये भी लिख लीजिएगा, वेबनाड जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी झील दोस्तों कौन सी है? ये वेबनाड है। किस राज्य में है? केरल में है, और ये केरल की रामसर साइट भी है। और केरल का देखिए 3 रामसर साइट है, जिसमें से हमने देखिए वेबनाड की बात किया, अष्टमुडी की बात किया, और तीसरी जो झील है वो है यहाँ पे सस्यमकोट्टा। ठीक है, सस्यमकोट्टा जो है ये झील जो है ये भी केरल में है और ये रामसर साइट है। देखिए वर्तमान में देखा जाए कुल कितने रामसर साइट है भारत में? 75 रामसर साइट है। अच्छा जी, रामसर साइट क्या होता है? अगर आपसे ये पूछ दे इसके बारे में, देखिए वीडियोस पढ़े हुए हैं मैंने रामसर स्थल के बारे में बताया था। देखिए बात है 2 फरवरी 1971 को, 2 फेब 1971 की बात है, और ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ठीक है, रामसर जो कि कैस्पियन सागर पर स्थित है। और इस रामसर साइट में देखा जाए, इस रामसर शहर में जो विश्व के जो लीडर्स थे वो इकट्ठा हुए। उद्देश्य क्या था इकट्ठा होना? जो विश्व की जो आर्द्र भूमियां हैं उनका संरक्षण करना और उनका प्रबंधन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए वो 2 फरवरी 1971 को रामसर में इकट्ठा हुए। और उसी दिन एक समझौता हुआ जिसको क्या कहा जाता है? रामसर समझौता। ठीक है, और ये समझौता लागू कब हुआ? क्या जी 1971 में लागू हो गया? नहीं। इस समझौते की बात किया जाए तो ये समझौता 21 दिसंबर 1975 को लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया, और लागू होने के बाद जो भी इस के सदस्य बने उनकी जिम्मेदारी हो गई कि वो क्या करेंगे, इन अपने क्षेत्रों में जो भी रामसर साइट्स होंगी, जो झीलें होंगी, उनका वो क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। तो जी भारत इसमें कब शामिल हुआ? भारत की बात किया जाए दोस्तों तो 1 फरवरी को जो है भारत शामिल हुआ। कब हुआ? 1982 को। तो ध्यान रखिएगा भारत 1982 में 1 फरवरी को इसमें शामिल हुआ। ठीक है, और शामिल होते भारत का जो पहला रामसर साइट बना था वो कौन सा बना दोस्तों? वो बना चिल्का झील। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी थी, किस देश में स्थित है? आप मुझे ये बताइए कि सर्वाधिक रामसर साइटों वाला जो राज्य है वो कौन सा है? और साथ ही साथ चूंकि 2 फरवरी को रामसर समझौता हुआ था, इसलिए हम 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में, क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और आप मुझे बताइए वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की जो है थीम क्या थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। चलिए आते हैं प्रश्न पे, और देखिए यहाँ पे कुछ हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है कि 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक का आयोजन किया गया था वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया था। वहीं देखा जाए देश का पहला कार्बन तटस्थ फर्म घोषित किया गया है केरल बीच फर्म को। ठीक है, तो केरल बीच फर्म जो है ये देश का पहला कार्बन तटस्थ फर्म है। आगे जी, अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर ने पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी की है? ठीक है, तो पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक की जो मेजबानी की गई है वो किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, तो गांधीनगर ने देखा जाए पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, ये जो बैठक हुई थी 27 से लेकर के 29 मार्च तक हुई थी। और यहाँ पे देखिए ये दूसरी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक, ठीक है, गुजरात के जो गांधीनगर में कहा महात्मा मंदिर में आयोजित की गई। इस बैठक में देखा जाए, इस बैठक के आयोजन में लगभग 30 से अधिक देश और कई जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस 3 दिवसीय बैठक में देखिए
3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, यानी कि 3 ऐसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे जिस पर चर्चा की गई। क्या क्या ये क्षेत्र थे इस बैठक के दौरान जिस पर चर्चा की गई, ध्यान केंद्रित किया? एक तो पहला जैव विविधता और भूमि संरक्षण को, ठीक है, भूमि क्षरण को, माफ करिएगा, जो जैव विविधता और भूमि क्षरण को क्या करना, कम करना एक परिपत्र अर्थव्यवस्था में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैव विविधता को बढ़ाना है और भूमि क्षरण को कम करना, इस पे चर्चा की गई। एक परिपत्र अर्थव्यवस्था में ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था संसाधन दक्षता को प्रोत्साहित करना, एक अस्थायी और जलवायु लचीली समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ये जो है इस बैठक में चर्चा किया गया। बैठक के दौरान देखा जाए भारत सरकार की बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो पर्यावरण के से संबंधित या जल संसाधन है उनके संरक्षण से संबंधित योजनाएं हैं, उनकी जो है चर्चा की गई, उनको प्रदर्शित किया गया। और जो मैं नाम लेने जा रही हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार के जो विभिन्न जल प्रबंधन जो कार्यक्रम रहे हैं, जैसे कि नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान को क्या किया गया, प्रदर्शित किया गया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उठेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नमामि गंगे कब शुरू हुआ, किस उद्देश्य से शुरू किया, कि कौन सा मंत्रालय, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ, जल शक्ति अभियान, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। वही बात किया जाए, जो पहले बैठक की बात किया जाए, ये जो पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, ये फरवरी में हुई थी, 9 से लेकर के 11 फरवरी में, ठीक है। कहाँ हुई थी दोस्तों, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित की गई। और अभी गुजरात की राजधानी गांधी विहार में दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा कश्मीर में LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, ठीक है, मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो मां शारदा मंदिर का जो उद्घाटन किया गया है LOC के पास कश्मीर में, वो किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए 22 मार्च के दिन को देखा जाए, गृह मंत्री जो है अमित शाह जी ने, इन्होंने जम्मू कश्मीर के करनाल सेक्टर में जो नियंत्रण रेखा उसके पास में मां शारदा देवी का जो मंदिर है उसका इन्होंने उद्घाटन किया, ठीक है, वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें इस शारदा पीठ की बात करें, तो ये जो इस मंदिर की बात करें, तो ये जो मंदिर है वो शारदा पीठ के तत्वाधान में मंदिर की वास्तुकला और निर्माण हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। और इस मंदिर में जो मां शारदा जी की जो प्रतिमा रखी गई, जो मूर्ति रखी गई है, जो स्थापित की गई है, वो देखिए श्रृंगेरी पीठ द्वारा क्या की गई, दान किया गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मां शारदा जी जो मंदिर जो है उसमें मां शारदा जी की मूर्ति को स्थापित जो किया गया, उसको किसने दान किया था, तो श्रृंगेरी मठ के द्वारा उसको दान किया गया था। और ये जो मंदिर है देखिए ये पीओके के करीब है और किस नदी के तट पे है, तो किशन गंगा नदी के तट पे। देखिए किशन गंगा नदी, जब हम सिंधु जल समझौता पढ़ रहे थे तब भी किशन गंगा परियोजना के बारे में पढ़ रहे थे। तो किशन गंगा नदी जो है उसी के तट के किनारे ये मंदिर स्थित है। यहाँ पे मां शारदा देवी मंदिर की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये जो है किस गांव में स्थित है, तो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करनाल तहसील के तितवाल गांव में स्थित है। ये सारी चीजें एक एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो किदवंती है, देखिए कुछ कहानियां उसके अनुसार ये माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण कार्य किया गया था वो जब पांडवों का वनवास था, तो पांडवों ने वनवास के दौरान जो है इस मंदिर को बनाया था। और ये माना जाता है कि बाद में जो है इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया गया वो कश्मीर के जो राजा थे, ठीक है, राजा क्या देखा जाए तो ललितादित्य मुक्तापिंड, ठीक है, उनके द्वारा जो है इसका बाद में जीर्णोद्धार कराया गया था। और इन्होंने जो है ये जो ललितादित्य है ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और आप पढ़िएगा इनके कश्मीर का इतिहास जब पढ़ते तो इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और इन्होंने जो कि माना जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और ये किस समय इस क्षेत्र में शासन करते थे, तो 8वीं शताब्दी के समय जो है वो इस क्षेत्र में शासन करते थे। यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार ये भी प्रयास करी कि जैसे करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया था पंजाब में, उसी के तर्ज पे ध्यान रखिएगा शारदा मंदिर के लिए एक पाक अधिकृत कश्मीर में एक कॉरिडोर खोलने की योजना जो है वो केंद्र सरकार बना रही है, ठीक है। शारदा पीठ अगर कॉरिडोर बन जाएगा दोस्तों तो ध्यान रखिएगा ये पीओके में करतारपुर कॉरिडोर के बाद ये दूसरा धार्मिक मार्ग होगा जो दोनों देश, कौन, पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये दूसरा धार्मिक मार्ग होगा, ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। अगर हम बात कर लेते हैं करतारपुर कॉरिडोर दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा करतारपुर कॉरिडोर जो है ये 2 महत्वपूर्ण स्थल है जो सिख तीर्थ स्थल है, जो सिख समुदाय है उनका जो है
तीर्थ स्थल है जो कि एक पाकिस्तान के पंजाब में है, ठीक है, और यहाँ पे माफ करिएगा जो भारत के पंजाब में है और पाकिस्तान के करतारपुर में, उन्हीं को जोड़ने के लिए जो है ये दो तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण 2019 में किया गया था, ठीक है। और ये किसको ये जोड़ता है ये कॉरिडोर, तो पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा साहब और पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब, इनको जोड़ता है। और इसी कॉरिडोर के माध्यम से जो सिख धर्म के लोग हैं वो दोनों अपने तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं बिना किसी वीजा के, ठीक है। तो वीजा मुक्त यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर को 2019 में शुरू किया गया था। और इसी तर्ज पे जो है मां शारदा देवी के मंदिर कॉरिडोर बनाए जाने के प्रयास योजना सरकार कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये दूसरा जो है तीर्थ यात्रा होगा, तीर्थ यात्रा मार्ग होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें रही हैं जो भी हाल फिलहाल में केंद्र जो आपका केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा जिनका उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बिदर में गोराटा शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का लोकार्पण किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गोराटा शहीद स्मारक कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक के बिदरपुर में किया गया उद्घाटन गृह मंत्री जी के द्वारा, और यहीं पे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है एक स्मारक का लोकार्पण किया है, ठीक है। और गोराटा मैदान में 103 जो है फीट ऊंचा तिरंगा भी फहराया है, किसने, अमित शाह जी ने। ये जो स्मारक बनाया गया है गोराटा शहीद स्मारक, देखिए इसको किसकी याद में बनाया गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब 1948 में जब हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने क्या किया था, जो वहां के लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था या फहराने का प्रयास किया था, तो उनको जो है उनके पर सेनाओं के द्वारा क्या किया गया था, एक तरीके से गोलियां चलाई गई थी। तो उस दौरान जितने लोग की डेथ हुई थी तो उन्हीं की जो है जो मारे गए लोग थे, ठीक है, निजाम की सेना के द्वारा, उन्हीं की याद में इस गोराटा शहीद स्मारक को बनाया गया है और इसका लोकार्पण, इसका फिर उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया अमित शाह जी के द्वारा अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि गोराटा शहीद स्मारक जो है ये कर्नाटक के विदर में जो है विदर जिले में स्थापित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस देश की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एनडीबी की नई प्रमुख बनी है। हम लोगों ने इसके बारे में कुछ दिन पहले भी चर्चा किया था, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि उस समय थोड़ा सा चर्चा हुई थी, विशेष नहीं हुआ था, आज थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। तो ये जो दिल्मा रोसेफ है ये ध्यान रखिएगा ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी और ये इनको जो है ये अब एनडीबी की नई प्रमुख बन गई है। एनडीबी देखिए चर्चा में भी है क्योंकि अभी हाल ही में मिस्र जो है इसका नया सदस्य बना है। तो आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये देखिए ये दिल्मा रोसेफ है, ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी जिनको अभी हाल ही में नया विकास बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट प्रमुख चुना गया है। एनडीबी की बात किया जाए दोस्तों न्यू डेवलपमेंट की बैंक की, तो इसको जो है स्थापित किया गया था ब्रिक्स सदस्य देशों के द्वारा। ब्रिक्स देश, ब्रिक्स में देखिए कौन कौन से आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इन्हीं देशों के द्वारा 2014 में जो है ब्रिक्स के देशों के द्वारा जो है एनडीबी की स्थापना की गई थी और एनडीबी का जो प्रमुख बनाया गया है वो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ को बनाया गया है। इस बैंक की बात किया जाए तो ये बैंक देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उभरते हुए अर्थव्यवस्थाओं में इनोवेशन और कटिंग एज तकनीकी के माध्यम से तेज विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। अभी देखिए ये बैंक क्यों चर्चा में था, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस बैंक पे जो भी हाल ही में इसका नया सदस्य बना इजिप्ट, ठीक है। और 2021 की बात किया जाए तो 3 नए देश जो इसमें शामिल हुए थे, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, ठीक है, ये शामिल। तो इस तरीके से देखा जाए 9 जो है एनडीबी के सदस्य हो गए, ये 4 आप देख रहे हैं, बाकी जो 5 सदस्य देश हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दिल्मा रोसेफ जो है ये एनडीबी की प्रमुख बनाए गए। अब आगे बात कर लेते हैं ब्राजील के बारे में। देखिए ब्राजील जो कि ये साउथ अमेरिका का देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाए तो ये विश्व में 5वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि। तो पहले स्थान पे दोस्तों कौन है, देखिए रूस है, रूस के बाद बात किया जाए दोस्तों तो कनाडा है, कनाडा के बाद बात किया जाए तो चीन है, चीन के बाद बात किया जाए तो यूएसए है और यूएसए के बाद बात किया जाए तो ब्राजील, ठीक है, 5वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। ब्राजील की कैपिटल देखिए क्या है दोस्तों, ब्रासिलिया है, ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है ब्राजीलियाई रियल। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है लुइस इनासियो लुला दी सिल्वा, ठीक है, ये यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। आइए कुछ और भी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं ब्राजील के बारे में दोस्तों। तो देखिए ब्राजील जो है लगभग यहाँ पे 13 कंट्री है साउथ अमेरिका में, लेकिन ब्राजील की जो है सारे देशों से सीमा लगती है सिवाय 2 देशों के। कौन कौन से दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वाडोर और यहाँ पे बात करें तो
चिली, ठीक है, चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके बाकी सारे देशों से जो है ब्राजील की सीमा लगती है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंच गुयाना है, सुरीनामा है, गुयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, बोल्विया है, पैराग्वे है, ठीक है, यहाँ पे अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये जो कंट्री है वो क्या हुई है, ये ब्राजील से अपनी सीमा साझा करती है। ध्यान रखिए उरुग्वे को भी शामिल किया गया था दोस्तों एनडीवी में। ये उरुग्वे वही है जो कि अर्जेंटीना से और ब्राजील से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। अगर हम ब्राजील के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंटोस जो है पोर्ट है। सेंटोस बंदरगाह से जो है ब्राजील से बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है, सॉरी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है कोको, ठीक है, यानी कि ध्यान रखिएगा जो कहवा है, जो एक तरीके से कॉफी है, उसका इंपोर्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, जिस कारण से सेंटोस बंदरगाह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहा जाता है कहवा बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सेंटोस बंदरगाह है, किससे रिलेटेड है दोस्तों, ब्राजील से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉफी के जो बागान होते हैं दोस्तों उनको फेजेंडा कहा जाता है। आपसे पूछा गया फेजेंडा जो है ये कॉफी के बागान होते हैं और यहीं से देखिए उत्पादन होता है कॉफी का, कॉफी के देश दुनिया में भेजा जाता है इस सेंटोस बंदरगाह से बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अमेजन रिवर है, ठीक है, अमेजन रिवर यहाँ पे देखिए बह रही है अमेजन, जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एंडीज पर्वत देखने को मिलेगा। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, और इसी से यहाँ पे पेरू से ही निकलते हुए एंडी यहाँ पे जो है क्या है निकल रही है दोस्तों, कौन, ये अमेजन रिवर, ठीक है। यहाँ पे अमेजन जंगल भी है जो कि पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, और ये अमेजन रिवर यहाँ से निकलती हुई जाती है और यहाँ पे देखिए ये क्या डेल्टा बनाती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये विश्व की, अगर हम बात करें एंडीज के बारे में जो कि यही साउथ अमेरिका में स्थित है, तो एंडीज पर्वत ध्यान रखिएगा ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, और एंडीज की जो सबसे लंबी जो यहाँ पे जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है वो ध्यान रखिएगा आपको यहीं पे देखने को मिलेगी, अकांकागुआ। ये सब आपकी जिम्मेदारी है देखने की। अकांकागुआ जो है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत, ठीक है, पर्वत चोटी है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राजील में, जो आपसे पूछा जाता है कि ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कैंपास जो है वो ब्राजील के घास के मैदान को कहा जाता है। वहीं अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो पंपास जो है वो अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपके ब्राजील साउथ अमेरिका से भी रिलेटेड थी, तो इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कि आप चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है आलिया मीर को किया गया है। ये जम्मू कश्मीर की है ये, तो ये वन्यजीव संरक्षणविद है आलिया मीर, और इनको जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। इन्होंने जो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किया, ठीक है, जो इन्होंने योगदान दिया, उसी संरक्षण, उनके जो प्रयास किया संरक्षण के क्षेत्र में, उस प्रयासों को सम्मानित करने के लिए इनको वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और इसी के साथ साथ देखा जाए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली जम्मू कश्मीर की ये पहली महिला बन गई हैं। इतना ही नहीं, ये एसओएस संगठन जो है वाइल्ड लाइफ एसओएस संगठन, उसमें भी काम करने वाली ये कश्मीर की पहली महिला है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों की जो कि कश्मीर से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए हाल ही में कश्मीर में देखा जाए 880 लंबी, ठीक है, 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 जम्मू कश्मीर में खोली गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि T5 सुरंग जो है कहाँ खोली गई, जम्मू कश्मीर में खोली गई है, और T5 सुरंग जो है ये कितनी लंबी है, तो ये 880 लंबी जो है 880 मीटर लंबी ये बाईपास सुरंग है। इस सुरंग की बात किया जाए तो ये सुरंग जम्मू कश्मीर में कहाँ स्थित है, तो वहां का जिला है रामबन जिले में पंथियाल में ये सुरंग स्थित है, और पंथियाल जो है बहुत जोखिम भरा ये स्थल है। तो ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप ये स्थित है पंथियाल, और पंथियाल जो है जम्मू कश्मीर का बहुत ही जोखिम भरा स्थल है। वहीं पे T5 जो है सुरंग खोला गया है, ठीक है। तो कश्मीर से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हम लोगों ने देखा। अब आइए बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर कभी भारत का राज्य हुआ करता था, लेकिन अगस्त 2019 में जो है ये क्या था, अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे इसको देश का जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और
31 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अस्तित्व में आए। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी 2 राजधानियां हैं। यहाँ पे ग्रीष्म काल देखा जाए तो अगर हम मई से अक्टूबर में जाते हैं तो श्रीनगर इसकी राजधानी है। नवंबर यानी कि अगर हम शीत काल में जाते हैं, शीत ऋतु में जाते हैं, विंटर में जाते हैं तो नवंबर से अप्रैल में, तो यहाँ की जम्मू राजधानी हो जाती है। गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मनोज सिन्हा है। विधानसभा में इसकी 36 सीटें हैं और विधान परिषद में 38 है और विधानसभा में 89 सीटें हैं। ठीक है, आइए और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व बैंक ने असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना के लिए कितनी राशि के लोन को मंजूरी दी है। तो असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना के लिए कितनी राशि के लोन को मंजूरी दिया है विश्व बैंक ने, ध्यान रखिएगा $108 मिलियन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, हाल ही में देखा जाए विश्व बैंक ने असम की आपदा तैयारी, जो असम राज्य सरकार के द्वारा जो आपदा तैयारी की जाती है, जो बाढ़ पूर्वानुमान प्रयास किए जाते हैं, उनकी सहायता के लिए $108 मिलियन, इसको अगर हम रुपए में देखें तो लगभग 889 करोड़ रुपए के ऋण को प्रदान किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस परियोजना से देखिए लगभग 6 मिलियन लोगों को लाभ होगा। और क्यों? क्योंकि राज्य के 500 मिलियन के लंबित कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लंबित कार्यक्रम है, उनका हिस्सा जो लोग हैं वो इस ऋण देने के बाद से काफी ज्यादा लाभान्वित होंगे। ठीक है, ये अगर हम बात करें असम एकीकृत नदी तलब प्रबंधन परियोजना का, ये मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेकी और बुरिडेंगी नदी तलबों में इको फ्रेंडली बुनियादी ढांचा बनाना ताकि राज्य पर बाढ़, ठीक है ध्यान रखिएगा, बाढ़ और नदी, ठीक है, नदी संकट अपघात का प्रभाव कम हो सके। अंततः लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो देखिए वहां पे कहा जाता है काफी ज्यादा बाढ़ आ जाती है, ब्रह्मपुत्र जो नदी उसकी वजह से भी काफी बाढ़ आता है, तो बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना, उसके बाढ़ अगर आ जाए तो उस दौरान जो प्रबंधन कार्य करना, इन सब के बारे में जो ये क्या करेगा, ये परियोजना बेसिकली उसी उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। ठीक है, आइए विश्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, संगठन के बारे में। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का ये भाग है, मेन एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। किस बैंक के नाम से? IBRD यानी कि देखा जाए पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, IBRD के रूप में इसको बनाया गया था। बाद में इसका नाम वर्ल्ड बैंक हो गया था। मुख्यालय देखिए यूएसए में ही है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ही है। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है। IMF का भी यहीं पे है। प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास है और जो प्रस्तावित प्रेसिडेंट है वो है अजय बंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों था आज का हमारा 10 MCQ। अब जल्दी से आते हैं किस पे? फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में दोस्तों हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि रूस में संचालित ज्वाइंट वेंचर कॉमर्शियल इंडो बैंक LLC में अपने हिस्से को भारतीय स्टेट बैंक को लगभग 121.29 करोड़ रुपए में बेच दिया। किस बैंक ने दोस्तों? कैनरा बैंक ने बेच दिया। वहीं इन्वेस्टमेंट इंडिया के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? मनमीत के नंदा को। अगला है एशियाई हॉकी महासंघ ने बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया। किसे किया? भारत के हॉकी महासंघ को। एशियाई हॉकी महासंघ ने एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है किसे? सलीमा टेटे को किया है। वहीं आज का लास्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि हेल नामक अपनी तरह के पहले परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है किसने? उत्तर कोरिया ने। ध्यान रखिएगा ये पानी के अंदर जो है इस परमाणु सक्षम ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। नाम क्या है इसका? ये है हेली। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। जिन्हें अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे करंट अफेयर डिस्कशन के दौरान उसका आप लोग प्रॉपर आंसर करें। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में। उसके पहले कहना चाहूंगी देखिए जो डेली करंट अफेयर्स की PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे